यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में सबसे अहम चुनाव है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। 403 सीटों वाली इस विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश की राजनीति एक नई करवट ले सकती है। और पुरानी कहावत है, जो यूपी पर राज करेगा वही देश पर राज करेगा। हालांकि इस कहावत को जो परिस्थितियां हैं, कई बार उन परिस्थितियों ने झुठलाया भी है, लेकिन फिर भी इस बार यूपी का चुनाव कई मायनों में अहम है। और अहम इसलिए भी है क्योंकि यूपी से तय होगा कि देश में अलग अलग किस्म की राजनीतिक विचारधाराओं में जो टकराव की तस्वीरें हम बीते 2-2.5 सालों में देख रहे हैं, वो टकराव किस करवट बैठेगा। और इसमें बहुत कुछ अहम यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में हर चुनाव के पहले जैसे होता है, ध्रुवीकरण की बात होती है, हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी टकराव की बात होती है। कई बार ऐसे नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जिससे लगता है कि मुजफ्फरनगर और कैराना में कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ता है, और उसके बाद बयानबाजियों का दौर चलता है और लगता है एक नए किस्म की राजनीति है जिसमें टकराव है, जिसमें हिंदू मुसलमान है, जिसमें विकास पीछे है और टकराव आगे है। सवाल उठता है, जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में ही आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश में ही दादरी है, उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर है, उत्तर प्रदेश में ही कैराना है, और उत्तर प्रदेश में ही गोरखनाथ है, गोरखपुर है, जहां गोरखनाथ का मंदिर है। इसलिए हम इन तमाम पहलू को समझने की कोशिश करते हुए कुछ नेताओं से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में जो चुनाव होने वाला है, क्या उस चुनाव की पृष्ठभूमि में हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमारे पास कई मेहमान हैं जिनको हम स्टेज पर बुलाएंगे, जिसमें संगीत सोम है, जिनका नाम दुनिया जानती है। किस रूप में जानती है, जब हम उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। सरधना के विधायक हैं और एक तरह से हिंदू हितों की बात करते हुए बहुत चैंपियन की तरह लगते हैं, लेकिन उनके विरोधी जब उन पर हमले करते हैं और जो पलटवार करते हैं वो सुर्खियां बनती हैं। हमारे साथ हैं आरपीएन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बहुत संजीदा नेता हैं। ऐसी बहसों से वो बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं क्योंकि कांग्रेस का एक चेहरा है और कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक उत्तर प्रदेश में है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को हासिल उत्तर प्रदेश में क्या होता है, अगले 3-4 महीनों में पता चलेगा। हमारे साथ हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी का चेहरा। अबू आजमी भी फायर ब्रांड नेता हैं और अबू आजमी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मुसलमान अपने कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, रहनुमाई के दावे कर रहा है, और पलटवार जब संगीत सोम जैसे नेता करते हैं तो बयानों का दौर कहीं और पहुंचता है। उसके बाद हमारे साथ हैं ओवैसी साहब, हैदराबाद के ओवैसी। हैदराबाद से उनकी नज़र पूरे देश पर होती है। महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है तो ओवैसी के उम्मीदवार महाराष्ट्र में भी चुनाव मैदान में होते हैं। बिहार में जब चुनाव होता है ओवैसी साहब बिहार में भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा ओवैसी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में भी होंगे। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर जीते जाएंगे चुनाव। जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद जलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर के राइट्स के बाद 50,000 लोग वहां से निकल गए अपने घर बार छोड़कर अपनी जान और माल की हिफाजत करने के लिए। लड़ाई यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की। बीजेपी का तो ये फॉर्मूला ही है कि धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करो, शायद उससे कुछ लाभ हो जाए। मस्जिद गिरा के नारे दिए, लेकिन मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है, उसमें तो मैं क्या करना है सोच लिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता काशी राम जी ने ये कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद का फैसला करने का था तो मैं यहाँ बात करने और रेटलिंग में बात कर 100 चूहे खा के बिल्ली हारी को चली। आपने वर्षों से सबका साथ किया, अब की बार आप अपनी जमात का साथ दीजिए। नरेंद्र मोदी एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का काम करते हैं। बिसाड़ा के मामले को लेकर के जो तथ्य सामने है वो गोमांस है, ये साबित हो गया है। इसका मतलब गाय हत्या हुई थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में अहम है। यहाँ गोमांस भी है, यहाँ अयोध्या भी है। राहुल गांधी राम मंदिर से लेकर तमाम मंदिरों के दौरे भी कर रहे हैं।
और वैसे भी अपने मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम दावे और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की नज़र कैराना में जो कुछ हुआ उस पर भी थी, और भारतीय जनता पार्टी की नज़र आने वाले दिनों में उन तमाम परिस्थितियों पर होगी जिसमें लगेगा कि क्या हिंदू भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू का पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा। उसी तरफ दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की नज़र होगी मुसलमान मतदाताओं पर, और समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं की रहनुमाई करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता दिखना चाहेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस भी है, और इन सब के बीच चुनाव की वो परिस्थितियां हैं जो उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म के ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा चुका हूं, लेकिन सबसे पहले संगीत सोम से बात शुरू करूंगा। संगीत सोम साहब, चूंकि आप अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, काम चूंकि दिल्ली में मैं रहता हूं, लखनऊ में 403 विधायक हैं, तो हर विधायक की कंस्टिट्यूएंसी के बारे में मैं कम जानता हूं, लेकिन बयान से आपको जानता हूं, पूरा देश आपको जानता है। किस रूप में जानता है ये अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन जैसे एक बयान है आपका, यूपी में बीजेपी को हराना पाकिस्तान बनाने जैसा होगा, 16 अगस्त 2016 का आपका बयान है। मेरे ख्याल से आपने वो पूरा बयान आगे पीछे का नहीं सुना। जितना हिस्सा आपके मतलब का था आपने निकाल लिया। आगे पीछे मैंने बोला, जिस मद्देनजर मैंने बोला, अगर आप उसे देखेंगे जी, मैंने बोला था कि जो वहां से याकूब कुरैशी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सर उतार के लाएगा उसे 100 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। तो ये आतंकी भाषा नहीं तो क्या है? वो आज फिर उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उनके मद्देनजर ये बोला था। मैं संगीत सोम साहब, चूंकि आपने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, लेकिन आपका बयान है जिसमें आपने कहा है यूपी का अगला चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की तरह है, इसमें बीजेपी को हराना यहां पाकिस्तान बनाने के बराबर है। एक गांव की सभा में आपने कहा लड़ाई यहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, ये ध्यान रखना, एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ हिंदुस्तान, उसमें तुम्हें क्या करना है ये सोच लो, एक तरफा सोच लो, ये आपने कहा। इन्वर्टेड कोमा में कोट किया हो किसी अखबार का? नहीं, इसका किसी अखबार ने लिखा है, तो इस तरीके से अगर इसकी आप क्लिपिंग निकलवाएंगे तो ये पूरा बयान इस तरीके से नहीं। हाँ, यही शब्द मैंने कहा है, कोई शब्द से हट नहीं रहा हूं कि मैंने नहीं कहा है, लेकिन किस आदमी के लिए कहा है और क्यों कहा है वो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का जब बयान देते हैं संगीत सोम साहब, ऐसा ही बयान अमित शाह ने बिहार में दिया था कि यहां अगर बिहार में फलां पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसमें वोटर हैं जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, वो तय करेंगे। आप ये क्यों तय करते हैं कि किसकी तरफ वोट दोगे तो पाकिस्तान बनेगा, किसकी तरफ वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये हिंदुस्तान बनेगा? आपके बयान से आपकी जो राजनीति है, कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे दौर की शुरुआत होने वाली है अगले 3-4 महीने में जिसमें ध्रुवीकरण होगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति कभी करती नहीं है, ना इस तरीके की राजनीति से कोई सरोकार रहता। पीछे भी आपने अगर देखा होगा, आज तक का आप पूरा इतिहास उठा के देख लेंगे, मुझ पे पीछे जो मुकदमा लगा, राजनीतिक मुकदमा मुझ पर लगाया, जो मुजफ्फरनगर में जहां से आप अभी आने वाले हैं, जो मुकदमा लगाया, शायद अकेला आदमी मैं होऊंगा जो आज तक चार्जशीट नहीं हो पाया हूं। मेरे खिलाफ आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है और मेरे खिलाफ आज तक कोई चार्जशीट नहीं हुई। अकेला पूरे मुजफ्फरनगर के पूरे दंगे में जितने लोगों का नाम इन लोगों ने लिया, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बसपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग जो नेम्ड किए गए थे। अकेला संगीत सोम है, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, अकेला संगीत सोम है जिसके खिलाफ आज तक कोई चार्जशीट नहीं। अकेला संगीत सोम है जिसके बारे में क्या सबूत है मैं बात करूंगा, तो फिर मुजफ्फरनगर दंगे पर ज्यादा बात होगी, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक अकेला संगीत सोम है जिसके भाषण से मुजफ्फरनगर और उस इलाके में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनातनी की स्थिति होती है। एक अकेला संगीत सोम है जिन पर नजर है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में अगले 3 महीनों में संगीत सोम क्या करने वाले हैं? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भाषण ये बताते हैं, आज तक भाषण ही नहीं दिखा पाए, चूंकि उस सभा में मैंने कोई भाषण ही नहीं दिया। जिस सभा की ये बात करते हैं, जो मुकदमा किया है, आज तक चार्जशीट नहीं कर पाए, उस सभा में मेरा कोई भाषण ही नहीं हुआ है। तो भड़काऊ भाषण और भाषण दूसरे की तो कोई मतलब ही नहीं उठता। आज तक अगर कोई क्लिपिंग है तो आप दिखा दीजिए, अगर मीडिया के पास है तो मीडिया दिखा दे कि मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित कोई क्लिपिंग आपके पास हो। फिर मैं वही कहूंगा कि वो फिर बात लंबी जाएगी। आपके फेसबुक पोस्ट करने की भी बात थी, बाहर विदेश के किसी वीडियो को दिखाने की भी बात थी, ये सब आपने किया था। फेसबुक पे भी आ जाइए, एक मिनट, फेसबुक पे भी आ जाइए। उस फेसबुक पे इन्होंने अपने मुकदमे में लिखा है, उसे भी आज तक चार्जशीट नहीं कर पाए कि संगीत सोम ने शेयर किया है
जो लोड किया है वो समथिंग को श्रीवास्तव लखनऊ का है, उसके खिलाफ आज तक कोई चलिए मुकदमा शेयर नहीं किया, है। उससे मंशा जाहिर होती है संगीत सोम साहब। लेकिन फिर हम अभी के विषय पर आते हैं संगीत सोम, उसके बाद बाकी लोगों को मैं इन्वॉल्व करूंगा। क्या आपको मुस्लिम का भी वोट चाहिए? क्योंकि मुस्लिम भी मतदाता है चुनाव में, सबका वोट चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% उत्तर प्रदेश में जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है सबका वोट चाहिए, और सभी का वोट मिलता है, और हमें भी सबका वोट मिलता है, और सबका वोट पे चुनाव लड़ा जाता है। नहीं मिलता होगा, लेकिन कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई विधायक रहा नहीं, इसलिए मिलता होगा, ये तो जनरल बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आने वाले 3-4 महीने में आप ये चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज करें, ऐसे बयान दें, इस तरह से चुनाव मैदान में आए जो मुसलमानों को ये डर लग रहा है ध्रुवीकरण का, वो दूर हो, और आप जिस ढंग से दादरी में घटना होती है तुरंत आप मंदिर के दौरे पर चले जाते हैं? मुझे नहीं लगता इस सब की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, विकास के नाम पे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ये भी विकास के नाम पे लड़ेंगे, और विकास के नाम पे जीत के उत्तर प्रदेश में सरकार। चलिए अबू आजमी साहब, आप सुन रहे हैं कि पूरा जो संगीत सोम कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, विधायक हैं, इनका फोकस विकास पर है। हम लोग खामखा इनको बदनाम करते हैं, आप बदनाम करते हैं, तो विकासशील पुरुष है, विकासशील विधायक है, विकासवादी विधायक है। पहली बार मैं इनको मिला, शकल सूरत से अच्छे आदमी लगते हैं, मगर जबान तो बड़ी कड़वी इनकी है। मैंने सुना इन्होंने जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, इनको वोट चाहिए, 60 लोग मार दिए गए, एक मुसलमानों के घर जाकर उन्होंने मदद किया क्या? वोट चाहिए इनको? और उन्होंने जिस तरह से वहां पे लोगों को कह रहे हैं कि वहां से लोग प्लान कर गए, जिस तरह से उन्होंने वहां लाठी डंडा लेकर के यात्रा निकाली, ये नफरत वाली बात है। समाजवादी पार्टी ने फूल यात्रा निकाली वहां पर, और इन्होंने हमेशा ये बात किया है कि हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान। मगर अगर याकूब कुरैशी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या याकूब कुरैशी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं इस देश के अंदर कि जहां मुसलमान जीतेगा पाकिस्तान होगा? ऐसी चीजें करके आप इस देश को और बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर वोटों का बंटवारा करके आप जो है वो कर रहे हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं आप। संगीत सोम साहब, आपके खिलाफ तो इतने केसेस हैं मेरे पास रखे हुए हैं। नहीं, इंडिविजुअल्स ज्यादा करने की बजाय पूरे पर्सपेक्टिव में बात करें। आपका जो कैरेक्टर है वो हमेशा हिंदू और मुसलमान को भाई, लेकिन आपके पास भी एक आजम खान है। एक मिनट, आपके पास एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कभी देश के मुसलमान अबू भाई ने ये कहा के बारे में कोई अच्छी बात एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी अबू भाई ने कहा कि आपके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं। अगर मुजफ्फरनगर से पहले आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो, केवल समाजवादी पार्टी का लगाया मुकदमा है, आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। नए चैंपियन है, बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास बहुत सारे केसेस, कोई मुकदमा इस तरीके का नहीं है। केसेस आपके ऊपर हैं। आपने वीडियो वायरल किया था, आपकी वजह से फसाद बढ़ा था वहां पर, आप पे एनएसए लगा था। आप क्या बात करते हैं? तो एनएसए क्यों नहीं स्टैंड किया सरकार? स्टैंड किया। अरे आजकल तो जिसकी सरकार दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम दिल्ली में, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। आज जिसकी सरकार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वो सरकार तो आजकल कुछ भी मैनेज करती है। तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम तो दिल्ली में, भाजपा की सरकार नहीं थी उस टाइम, कांग्रेस की सरकार दिल्ली। चलिए अब वापस आते हैं। लेकिन अबू आजमी साहब, ठीक है, ये चूंकि संगीत सोम यहाँ भी, हालांकि आपके भी कुछ बयान बता सकता हूँ, लेकिन आजम खान होते तो यहाँ 500 पन्ने भी कम पड़ते, उनके बयान जैसे हर हफ्ते आते हैं। तो इसलिए 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, आपने आजम खान अपने पास रखा है। चलिए वो कभी आएंगे तो उस पर बात करेंगे। आपके पास आरपीएस सिंह आने से पहले ओवैसी साहब, आपकी भी नजर उत्तर प्रदेश पर है। आप रहने वाले हैदराबाद के, संगीत सोम जैसे लोग बोलते भी हैं कि आप हैदराबाद की चिंता करो, आप लखनऊ आओ, बिरयानी खा के चले जाओ, यहाँ कैंडिडेट खड़े मत करो, और आपकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, तो क्यों? देखिए, मोदी अगर गुजरात से यूपी आ सकते तो वैसे हैदराबाद से यूपी क्यों नहीं आ सकता? क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा नहीं है? हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अभी आप जो देख रहे थे यहाँ पर, ये एक नूरा कुश्ती है समाजवादी बीजेपी की, गवर्नमेंट समाजवादी की। चार्जशीट डालने के लिए 3 साल लगते हैं अखिलेश यादव को, यही विकास है क्या? 516 एफआईआर दर्ज किए गए मुजफ्फरनगर के, 120 में खाली चार्जशीट डाले। कौन रोक रहा है उनको चार्जशीट डालने के लिए? क्यों नहीं आप संगीत सोम की बेल कैंसिल करवाते? जिस तरह शहाबुद्दीन की बेल कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गए, अखिलेश अगर वाकई में विकास के कायल हैं तो विकास अमन के बगैर, इंसाफ के बगैर कायम नहीं हो सकता। तीसरी चीज, ये समाजवादी बीजेपी को सूट करता है कि एक तरफ बीजेपी नफरत की बात करे, मुसलमानों में खौफ पैदा करे, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह और अखिलेश अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताए।
3 साल में आज विकास की यात्रा अखिलेश निकालेंगे 4 साल के बाद, उनको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए कि 400 से ज्यादा कम्युनल राइट इंसिडेंट्स हुए, मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा भूल गए, खालिद मुजाहिद की मौत पुलिस कस्टडी में होती है, उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई रिलीजन कम्युनिटी है अंडर ट्रायल तो मुसलमान है, 31% है। लिटरेसी रेट पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का 9% बढ़ा 2011 में, यहाँ पर सिर्फ 2% बढ़ता है। गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में मुसलमान गिरता जा रहा है, मगर फिर भी मसीहा हैं। ये जो साजिश है बीजेपी और समाजवादी की, तो उनकी मसीहाई से आप परेशान हैं? मतलब आप उनकी मसीहाई को चुनौती देने आए कि मैं मसीहा हूं, तुम कहां के मसीहा? नहीं, मैं मसीहा नहीं बन सकता, मैं मसीहा नहीं बन सकता, ना मैं लीडर बनना चाह रहा हूं। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, वो बने, हमारा बेड़ा गर्क लीडरों ने, मसीहाओं ने किया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसको लोगों के, आवाम के सामने रखा जाए कि देखिए 4 साल में ये हाल करके रख दिए हमारा, और जो वादे तो लिए थे, वोट तो बराबर मुसलमान ने दिया है समाजवादी को, असेंबली में भी दिया, पार्लियामेंट में दिया, मगर हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई भी मुसलमान उत्तर प्रदेश से जीतकर पार्लियामेंट में नहीं है, मगर 5 यादव खानदान के लोग तो जीत जाते हैं। आजमगढ़ का नाम लेकर मुलायम सिंह जीत जाते हैं, मगर उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं जीतते। तो ये एक बाज़ाब्ता यहाँ पर एक मुसलमानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, और बीजेपी को सूट करता है, बीजेपी को सूट करता है, बिल्कुल सूट करता है। अच्छा, दूसरी आखिरी बात, अलीगढ़ में किसका गोश्त का कारोबार है? सारे हिंदुस्तान में तो आप बोलेंगे कि नहीं बीफ, मगर बीजेपी के लोग खुद बीफ का कारोबार कर रहे हैं। तो संगीत सोम का भी नाम एक बार आया था किसी पुरानी कंपनी में डायरेक्टर, बाद में हट गए। 2000 नाम भी एक बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलाया था, लेकिन आज तक प्रूफ नहीं कर पाए कुछ भी। मैं प्रूफ करता हूं, आज तक नहीं कर पाए। मैं प्रूफ करता हूं। 2012 और 13 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी ने अपना एफिडेविट दिया, उसमें बीजेपी को 2 साल 2.5 करोड़ रुपए पार्टी फंड मिला बीफ के एक्सपोर्ट करने वालों से। जब गाय की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत सब भूल गए। अने गुजरात में दलितों को मारेंगे वो, और वहां पर आप बोलेंगे, तो ये बाज़ाब्ता, तो बेसिकली आपकी बात से दर्द ये लग रहा है कि आप समझते हैं कि मसीहा आप हैं। आपको लग रहा है मसीहा कहीं लालू यादव, अखिलेश यादव क्यों? अंजुम साहब, मैं बता रहा हूं कि ये जो नाम निहाद मसीहा है, यही ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, हमारा मतलब मुसलमानों का, दलितों का। तो आप मुसलमान हैं, अबू आदमी साहब मुस्लिम ही है शायद। भाई साहब, मैं बता, अबू आसिम भाई की बड़ी इज्जत, मैं आसिम भाई की इज्जत करता हूं, मैं आसिम भाई की इज्जत करता रहूंगा। हमारे इज्जत बाद में करेंगे, दूसरे से बात करने पार्टी में है, मगर मैं जो बातों को सामने रख रहा हूं, ये अखिलेश का रिकॉर्ड है। 4 साल में 300 कम्युनल राइट्स। मुजफ्फरनगर के जो 10 मुस्लिम औरतें सुप्रीम कोर्ट को गई थी कि हमारा रेप हुआ, उसमें से 1 मर गई, 3 हॉस्टाइल हो गए, 3 पर आप चार्जशीट नहीं डालते। यहां पर संगीत सोम कह रहे हैं कि मेरे पास चार्जशीट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते चार्जशीट? आप क्यों नहीं इनकी बेल कैंसिल करते? अब कौन रोक रहा है? चलिए एक छोटा सा जवाब लेते हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह इसमें शामिल नहीं हुआ। अबू आदमी आप जवाब देंगे? जो ये आप कह रहे हैं बहुत संगीन आरोप है इनका, और ये है कि ठीक है ईद बकरीद में टोपी लगाकर तस्वीरों में आ जाना, पीछे आजम खान साहब, चचा साहब होना, और उसके बाद भी मुसलमानों की यह शिकायत है कि आप मुस्लिम का विकास आपने नहीं किया। हाँ, वोट के समय लगता है कि उनके असली रहनुमा। आसिम भाई यहाँ पर हैं, बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। मैं समझा कि वो एक कालिदास मार्ग पर होंगे। नहीं, वहां अभी परिवार में ही जंग श्री है। ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि शिवपाल जी की तरफ रहें कि रामगोपाल जी की तरफ रहें कि अखिलेश यादव। अभी तो जो आएगा, क्योंकि वो यहाँ कह के गए अखिलेश यादव, परिवार का मामला है, जो बाहरी रास्ते में आएगा वो साफ हो जाएगा। तो अभी तो थोड़ा सा अबू आदमी नहीं, क्या बहुत परेशान है ये लोग कि कुछ परिवार में हो ताकि इनका कुछ काम बच जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो सब मामूली बातें खत्म हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे असदुद्दीन भाई साहब की पार्टी 80 साल की है, मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहां आज सरकार में शामिल हैं, वहां 5 बच्चों को निकाल के हथकड़ी में रख के मार दिया गया, और आपने क्या कर लिया? आज भी शामिल है उसमें। आप बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद आप 92 में भी कांग्रेस में शामिल थे। आप क्या नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए। आप जो बात बहुत कर रहे हैं आप आज उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना गवर्नमेंट, आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पर बात करें। नहीं, हम तेलंगाना में गवर्नमेंट नहीं है, नहीं है। आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं है, आप बता रहे हैं। आपको हाईकोर्ट में केस मैं लड़ रहा हूँ, बहुत सारी हाईकोर्ट में केस मैं लड़ रहा हूँ, बहुत सारी कारपोरेशन, हाईकोर्ट में मैं केस लड़ रहा हूँ, बहुत सारी कारपोरेशन में, म्युनिसिपैलिटी में आप लोग शामिल है साथ में। नहीं है भाई, नहीं है। आप जो अपना हाफिजा सही कर लीजिए। 5 लोग मारे, क्या किया? इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे पूछ लीजिए। अभी 5 लोग हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में केस मैं लड़ रहा हूँ। खालिद मुजाहिद भी यहाँ पर मारा गया है।
खालिद मुजाहिद भी यहाँ पर मारा गया है। 50,000 मुसलमानों के घर उजड़ गए मुजफ्फरनगर में, वो भी जवाब दीजिए। खालिद मुजाहिद के इंतकाल के बारे में सच्चाई मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। चलिए एक मिनट, अब रोक रहे हैं क्योंकि आप उसके बाद मौत नेचुरल हुई है। नहीं देखिए, उसमें वहां जाएंगे तो बहस कहीं और जाएगी, फिर दाऊद इब्राहिम से लेके बहुत सारे मुसलमानों तक बात जाएगी जो आरोपी बेस ही नहीं हो। नहीं, एक मिनट, खालिद मुजाहिद की मौत नेचुरल हुई है। अभी हम उत्तर प्रदेश पर रहते हैं, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे, दाऊद परिवार तक, याकूब मेमन तक जाएंगे, आरपीएन सिंह। चूंकि कांग्रेस, आप ये तीन लोगों के बीच में आप फंसे हैं, आपसे एक सवाल है कि राहुल गांधी भी, मैं नहीं फंसा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश फंसा है। मेरा ये बड़े अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो हम बात किसकी करते हैं? जाति की करते हैं, धर्म की करते हैं, और यही मुद्दा बन जाता है। वो एक किसी को कोसता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज 27 साल तक बेहाल है। मुद्दे इलेक्शन में क्या होना चाहिए? किसानों के मुद्दे होने चाहिए, नौजवानों के मुद्दे होने चाहिए, पर ये चर्चा ही नहीं होता है। बिजली आती है नहीं आती है, बिजली आती है कि नहीं आती है, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। क्या नहरों में पानी हेड से टेल तक आता है या नहीं आता है, ये इलेक्शन में मुद्दा ही नहीं बनता है। तो मैं आपने सबको मौका दिया, तो मुझे भी मौका दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो ये मुद्दे मैं समझ सकता हूं कि टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक और नेताओं तक चर्चा सिर्फ जातियों की होती है कि दलित किसको वोट देगा, मुसलमान किसको वोट देगा, और जो मुद्दे उत्तर प्रदेश को हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता को छूते हैं, वो मुद्दे कभी सामने ही नहीं आते हैं। और इसलिए इतने सालों तक इलेक्शन जो है, इन मुद्दों पर लोग ने वोट ही नहीं डाला। जी, जब कोई आएगा तो बोलेगा ये हिंदुओं की बात करता है, वो मुसलमानों की बात करता है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, हमने भी देखा है कौन किसकी बात करता है। सब अपनी अपनी पार्टियों को चलाने की बात करते हैं, किसी तरह वोट मिल जाए। और इंसान और इंसानियत की कब बात होगी इस देश में, और कब उत्तर प्रदेश में इंसान और इंसानियत की बात होगी, तब ये नारे और ये बिल्कुल कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तब पहले जब इंसान और इंसानियत की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती थी तो हिंदू भी जीतते थे और कई मुसलमान भी जीतते थे, ओवैसी साहब। परंतु आज ये मुद्दे ही नहीं होते। एक बात बताइए, हाशिमपुरा मलियाना आप नहीं कराए? भूल गए आप हाशिमपुरा मलियाना को? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आपका प्राइम मिनिस्टर था। आज आप ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रहे हैं, वो क्या है फिर? वो अरे आप करें तो अच्छा है। अगर हम बात करें, देखिए ये छोड़ दीजिए होलियर देन एटीट्यूड, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप याद रखिए, आप ना समाजवादी हमारे मसीहा हैं, ना हम बीजेपी से डरकर आपका साथ देंगे, हम अपनी मंजिल तलाश करेंगे। आप छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप जब आपका मतलब ये है कि हम, अरे क्या बात मैं अपने आप को टेलीविजन चैनलों से ना कभी हाशिमपुरा की बात करेंगे, ना कभी मलियाना की बात करेंगे, और मैं भी किसी जाति या धर्म की बात कर सकता हूं, और मेरी बातें भी अच्छी लगेंगी। सिंह साहब, एक सेकंड, एक सवाल है, चूंकि आपने जवाब एक बात कही कि किसानों की बात नहीं होती और ये बात नहीं होती। मैं जानना चाहूंगा कि अयोध्या जो 20 साल बाद कांग्रेस से कोई नेता राहुल गांधी गए, अयोध्या में क्या किसान सभा करने गए थे, किसानों से मुलाकात के लिए गए थे? बिल्कुल आपकी बात, कोई उनके भीतर धर्म जागृत हुआ? जो यात्रा 2500 किलोमीटर की यात्रा होती है, 2500 किलोमीटर की यात्रा होती है, रास्ते में अगर हम भी सड़क से जाते हैं और अगर कोई मंदिर दिख जाता है तो मैं भी हाथ उठा लेता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास होगा आप भी उठा लेते होंगे। दूसरा सवाल, और ये नाम मंदिर गए, ये अयोध्या जाने के लिए रास्ता नहीं। रास्ता क्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या और फैजाबाद है या नहीं है? क्या अयोध्या और फैजाबाद में किसान रहते हैं नहीं रहते हैं? क्या अयोध्या और फैजाबाद का सिर्फ मुद्दा राम मंदिर है? वहां इंसानों को और कोई तकलीफ नहीं है? अगर उनके बीच में इसलिए नहीं जाना चाहिए, क्या मैं तो कहीं नहीं रहा जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं जाना चाहिए। अगर रास्ते में कोई दरगाह पड़ गए तो वो बड़ी खबर नहीं बनती है। अगर राहुल गांधी जी दलित के यहाँ, अगर इस 2500 किलोमीटर में दलित के यहाँ भोजन कर लेते हैं तो समाचार बनता है, उसको खर्चा लेके खिलाना पड़ता है। अगर किसी दलित के यहाँ खा लेते हैं तो खबर बनती है। रास्ते भर में कितने जातियों से मिल चुके हैं, कितने लोगों के यहाँ आरपीएन सिंह साहब, पर उसकी चर्चा आप भी नहीं करते। नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट आरपीएन सिंह साहब, दो चीजों पर जो आपने कहा उसी पर हम चर्चा करेंगे, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। दो चीज, पहली बात मैं जानना चाहूंगा, एक आदरणीय इमरान मसूद हैं जिनको हमने उसी रूप में जाना जब बोटी बोटी काटने जैसा उनका एक वीडियो आया, हम सब ने चलाया, जैसे पॉपुलर संगीत शो में उन्हीं के इलाके में इन्हीं का काउंटर दूसरा है। वो आदरणीय इमरान मसूद शायद वाइस प्रेसिडेंट बने उत्तर प्रदेश में, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनका क्या क्रेडेंशियल है कि अचानक तलबगार हो गए आप इमरान मसूद के उत्तर प्रदेश? जवाब दे दो। इमरान मसूद साहब ने बयान दिया था जब वो समाजवादी पार्टी में थे,
और जब वो आए कांग्रेस में आए तो वो ठीक हो गए। नहीं, आपने कितने लोगों को ले लिया सोम साहब? तो वो ठीक हो अरे गए। आप लोगों ने कितने लोगों को ले लिया? आपके यहाँ तो जो आता है वो गंगा स्नानी करके आता है, तो आप तो चर्चा आरपीएन भाई, कांग्रेस में आए तो एकदम एक मिनट जवाब देने गंगा जल में दीजिए। आपके पास भी बहुत आए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके बहुत लोग आए, चिंता मत हाँ, करिए। मौर्य जी ने तो क्या क्या आपने देवी भी देवताओं के दरबार बारे में कहा है, इसके बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। जब सभा में थे आप खुद भी आए। अच्छा, एक मिनट संगीत सोम, एक मिनट वैसे में अबू आदमी साहब, शोर शराबे में बात नहीं हो पाएगी। संगीत सोम, एक मिनट। हाँ, इमरान मसूद साहब ने स्पष्ट कई बार से कहा है और कई टेलीविजन चैनलों में मेरी खुद उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि जो उन्होंने बात कही थी उसके लिए उन्होंने उन शब्दों का जो प्रयोग किया था उन शब्दों को वापस लेके क्षमा वाचिका की थी कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो गलत शब्द किए उन्होंने इस्तेमाल किए थे और उसके लिए उन्होंने अब माफी मांगी। तो अगर कोई लोग, क्या सोम साहब यहाँ बैठे हैं, व्यक्तियों पर मैं ऐसे चर्चा करता नहीं हूं, क्या किसी चीज के लिए जो इन्होंने बोला उसके लिए माफी मांगेंगे? गलत बोला होगा तो माफी मांगूंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। आरपीएन भाई ने भी एक बात कही और मैं रोज सुन रहे हैं एक चीज को कि 27 साल कांग्रेस बाहर, 27 साल, लेकिन पिछले 27 साल में जितनी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, 5-4 साल का अगर टर्नओवर छोड़ दें तो आपकी सरकार को सबने समर्थन किया है उत्तर प्रदेश की, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, तो विकास तब भी हो सकता था। सरकार केंद्र में आपकी थी। उत्तर प्रदेश में हमारा समर्थन किसी पार्टी से हाउस में नहीं रहा है। ना उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र में तो आपको समर्थन किया। केंद्र में तो तमाम बिलों में समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी आपको समर्थन कर दिया, तो हम क्या करें कि आप समर्थक भाजपा और विकास होना चाहिए। आप इस चीज को संसद में जो देश के लिए पार्टियों की अंतरकाल अपने आप को सोचती हैं किस पे, अगर जीएसटी पे आपको सपा ने समर्थन दे दिया तो हम क्या समझे कि जो नहीं, ओवैसी साहब कह रहे हैं आप लोग का एक दूसरे से, आपको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के विकास में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। उत्तर प्रदेश आप करेगी क्या? समाजवादी पार्टी पूरी काम कर रही है। आप जो बोल रहे हैं उस बात को सुनिए सोम साहब, 27 साल से उत्तर प्रदेश का कभी भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं रही है, ना हमारा मुख्यमंत्री रहा है, ना हमारी समर्थित सरकार रही है। चलिए वापस हम मुद्दे पर आते हैं। वो मुद्दा केंद्र में है, तो केंद्र का जब चुनाव होगा तो उसकी बात तो हम किसी समय करने के लिए तैयार हैं। आरपीएन सिंह साहब, मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के बहुत सारे विषय हैं, बहुत बड़ा आयाम है, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि चूंकि 4-5 महीनों में, हमें अगले 4-5 महीनों में ऐसा लग रहा है कि भले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो गोरक्षक हैं वो रात में कुछ और करते हैं, सुबह कुछ और करते हैं, एंटी नेशनल हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा बयान आया, कई बार ऐसा कहा गया कि बयानों पर बड़े बड़े नेता अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, लेकिन अभी 4 महीने बाकी हैं, उसमें अनकंट्रोल बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। आरपीएन सिंह साहब, संगीत सोम साहब, सवाल यही होता है कि अगले 3-4 महीनों में जो होना है, जिसमें बयानबाजियों का दौर होना है, जिसमें आपके पास भी साध्वी निरंजना ज्योति से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर साक्षी महाराज हैं, अभी कुछ देर में हमारे पास आने वाले हैं, आप स्वयं एक महाराज हैं, तो ये तमाम जो नेताओं की जो बयानबाजियों का दौर हम अगले 4 महीनों में देखेंगे, क्या आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में आपका मुद्दा हिंदू मुसलमान, चुनाव में आपका मुद्दा हिंदुस्तान पाकिस्तान, चुनाव में आपका मुद्दा गो हत्या बीफ, इन सब से अलग सिर्फ विकास होगा? देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास होगा और विकास के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर होगा। उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति है नहीं, रेप दिन में हो रहे हैं, माँ बेटी के रेप होते हैं, माँ बाप के सामने रेप होते हैं, ये हमारा मुद्दा होगा और विकास हमारा मुद्दा बाकी होगा। जो 4 चीज हमने कही है, ये 4 चीज फिर अगले 4 महीने में हम नहीं सुनेंगे। नहीं, हमारे ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना कभी मुद्दा रहा ना होगा, लेकिन बोल देंगे किसी रैली में कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ये हमारा मुद्दा कभी रहा है ना कभी रहेगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो पॉजिटिव शुरुआत है, ये करें अगले 4 महीने बहुत विकास पे बात होगी, खुश रहिए आप भी विकास की बात करें, वो भी विकास की बात करें, ओवैसी साहब भी एक अलग किस्म के मुस्लिम के विकास की बात कर रहे हैं, वो भी विकास की बात करें। पर विकास की बात इलेक्शन में जब होती है, बिहार में भी बोला, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में लड़ने लगी थी तो उसने भी बोला था बिहार में क्या मुद्दा होगा, विकास होगा, पर उन्होंने तो पाकिस्तान भेजने की बात कर दी। पाकिस्तान हर चीज, जैसे कश्मीर में, पाकिस्तान में कुछ भी परेशानी होती है तो वहां के नेता कश्मीर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत आती है तो वो पाकिस्तान बताती है। मैं तो आपसे सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान नर्क है, तो उन्होंने, हमारे रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को नर्क क्यों भेज दिया? क्या वो चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री नर्क जाए? क्या सर, ये नहीं जवाब देंगे इसका? आपने कहा कि रक्षा मंत्री ने ये कहा पाकिस्तान बिल्कुल नर्क है, हम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान नर्क है। नवंबर में 7 समिट है,
प्रधान नवंबर में सार्क समिट है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर वहां जाए, तो नर्क में सार्क समिट हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरक में तो नहीं जा रहे हैं। सार्क नहीं तो सार्क समिट कोई किसी देश का नहीं होता, तो सार्क समिट नरक में भी हो सकता है। सही कह रहे हैं, सार्क समिट किसी एक देश का नहीं होता, सार्क समिट में बहुत देश जाते हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूं, सही कह रहे हैं, पाकिस्तान नर्क है मगर शरीफ साहब का घर जन्नत है। पाकिस्तान जहन्नम है मगर शरीफ साहब का घर जन्नत है, वहां पर चले जाएंगे। फिर कभी शादी होगी तो फिर चले जाएंगे मोदी जी, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखिए तो वो फिर चले जाएंगे। क्योंकि ना कांग्रेस को ना किसी और पार्टी को कोई मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलता नहीं है। इस तरीके की बात कभी आजम खान कहते हैं 4 महीने आप ही मुद्दा मिलने वाले हैं। जो 5-6 नाम हमने बताया, आप 4 महीने ऐसे ऐसे बयान देंगे कि आप लगातार चर्चा में। कोई ऐसा बयान नहीं देगा, आप निश्चित रहिए। ऐसा बयान ना आज तक किसी ने दिया है ना कोई देगा। बयान तो मीडिया वाले बनाते हैं और मीडिया वाले उस बयान को चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया वाले, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके के बयान नहीं देता। गूगल पर जो लोग यहाँ बैठे हैं, एक मिनट, जितने लोग बैठे हैं, गूगल का जमाना है, अगर सिर्फ गूगल पर संगीत सोम टाइप कर लें तो सरधना में विकास के बारे में इनके बयान की जानकारियां और इनके बयान बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान के बारे में इनके बहुत बयान मिलेंगे। इस बीच आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए संगीत सोम जी। हाँ, मेरे बारे में अगर विकास की अगर बात करेंगे तो आप सरधना में जाके देखिए किस तरीके का विकास हुआ है। बयान की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, बयान मेरा कोई, आप गूगल पे दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए। चलिए, ये तो मैंने बता रहा हूं, आप निकाल दीजिए। नहीं, ये आपने एक बयान मेरा दिखा दीजिए जिस पे कोई आज तक कंट्रोवर्सी हुई है। बताइए, दादरी जो गए थे आप, हाँ, जिस समय दादरी में बहुत तनातनी की स्थिति थी और उसके बाद वहां पे एक हत्या हो गई थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी, आप मंदिर भी गए, क्या करने गए थे दादरी? आप ओवैसी साहब क्या लेने गए थे वहां? ओवैसी साहब जवाब देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या लेने गए थे? ये इनसे भी जवाब लेंगे। राहुल गांधी आप ये कहिए कि ओवैसी साहब क्या लेने गए थे? राहुल गांधी अखलाक की तरफ से सुलझाने गए थे और आप दूसरे आरोपी की तरफ से मेरी बात सुन लीजिए। ओवैसी साहब हैदराबाद से आके जा सकते हैं, राहुल लंदन से सीधे आके वहां जा सकते हैं, वहां केजरीवाल दिल्ली से आके जा सकते हैं। संगीत सोम उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि है, उत्तर प्रदेश में संगीत सोम नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता संगीत सोम? उसमें एक फर्क है, उसमें एक फर्क है कि जब राहुल गांधी जाते हैं तो किसी कौम को गाली नहीं देते हैं। संगीत सोम ने बताइए किसे गाली दी? किसी के बारे में संगीत सोम ने बताइए किसके विषय में वहां बात करी? जाते हैं, वो जाते हैं कि वहां अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज उठाने के लिए जाते हैं। ये किसी कौम को नीचे दिखाने के लिए। अगर राहुल गांधी जाएंगे किसी तो वो वहां बहुत अच्छा माहौल बनाने जाएंगे। अगर संगीत सोम वहां का जनप्रतिनिधि है, संगीत सोम जाएगा तो गाली नहीं देने जाते हैं। ये फर्क राहुल गांधी जी जब जाते हैं और जब सोम साहब जाते हैं, ये फर्क है। जो संगीत सोम वहां जाकर के जो गिरफ्तार हुए थे उनको रुकवाने के लिए वहां आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल कर रहा था, वहां जाकर कर रहा था। वो एक आदमी की हत्या बिल्कुल कर रहा था, हत्यारों को पकड़वाने की बात बिल्कुल कर रहा था, आपको कर रहा था, कौन हत्यारा? बिल्कुल कर रहा था, बिल्कुल सही कर रहा था। मैं बिल्कुल सही कर रहा था, बिल्कुल गलत नहीं कर रहा था। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आपने मीडिया के सामने सुना होगा, आपने मीडिया के सामने कभी हमदर्दी दिखाई? आपने बिल्कुल मैंने बोला, आप सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप निकाल लीजिए मैंने वहां क्या बोला है। मैंने ये बोला है एक आदमी की, देखिए मैंने फिर यही कहा है, मैंने उस दिन भी वहां कहा था एक इंसान की हत्या हुई है जिसने आप सुन लीजिए, आपने आप हत्यारों को छुड़वाते हैं, पकड़वाते क्यों नहीं आप? हमने यही कहा था वहां जिसकी हत्या हुई है उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उस हत्या की आड़ में निर्दोष आदमी जेल नहीं जाना चाहिए। जो आज भी निकाल लीजिए, हत्या हो गई, जितने पकड़े सब निर्दोष हैं, तो हत्यारा कौन है? जो हत्या है वो जेल गया, जो हत्यारा था वो जेल गया। हत्यारे को जेल भेजा जा रहा, आप उसको छुड़ाने की कोशिश करते हो। आप माहौल खराब, बिल्कुल गलत बात बोलते हैं आप, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। हमने पंचायत करते हो, हर जगह पंचायत शुरू कर, हमने वहां भी यही कहा था। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है, पंचायत करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। एक मिनट, संगीत सोम अबू आदमी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि असल में आप चारों दादरी रिटर्न है, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। सबके लिए पर्यटन स्थल था दादरी। चारों मतलब आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल दादरी रिटर्न है। तो अखिलेश यादव जो है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए शिवपाल यादव से 24 घंटे में 2 मरतबा मिले, मगर अखिलेश यादव लखनऊ से निकलकर दादरी नहीं जाते। जी नहीं, दादरी में हवाई जहाज भेज के बुलाया, आपको पता नहीं क्या? बोलने दीजिए। अरे भाई, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों सुनूं? आज सुन तो लीजिए, बात खत्म होने दीजिए। अबू आदमी साहब, बात खत्म होने दीजिए। एक हवाई जहाज से ला रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बात खत्म होने दीजिए। हाँ चलिए, ओवैसी साहब। देखिए, इसलिए नहीं जाते दादरी को क्योंकि उनको मालूम वहां जाएंगे तो किसी जोशी ने कह दिया कि तुम्हारी कुर्सी गई। तो ये अगर मिजाज होगा एक चीफ मिनिस्टर का जिसकी जान चले गई, जिसका बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में हमारी फिजाओं की हिफाजत करता है, आप उनको वहां से उठाकर यहां बुलाते हैं और फिर उल्टा उन पर केस भी बुक हो जाता है।
अब तक आप क्यों नहीं कोर्ट को जवाब दिए कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये एक बाजाब्ता फिक्स मैच है बीजेपी समाजवादी में उत्तर प्रदेश में, और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं। सौदागर हो गए आप। एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए। हाँ आप बोल लीजिए। हाँ बोलिए। मैं शाम तक बोल सकता हूँ। इतने ऑटो को सौदागरी क्यों कर रहे हैं? इतनी ऑटो को सौदागरी मत करो भाई। एक गरीब आदमी को बुला करके इतना दिया 45 लाख रुपए की मदद की गई। इनकी बात खत्म होने दें। हाँ चलिए। 45 लाख किसी इंसान की जान की कीमत है। वो वसीम जब नहीं देता तो बोलते आप कुछ दिया ही नहीं, मदद ही नहीं किया। आप समझ नहीं रहे हैं। एक मिनट किसी इंसान की जान की कीमत आप नहीं लगा सकते। 45 लाख किसी इंसान की जान की कीमत नहीं है। क्या आपकी जान की कीमत 45 लाख रुपए है? जान कीमत नहीं है। के बाद सरकार बैठिए आप एक मिनट ठहरिए एक मिनट। आप सोच के बात करिए। आप समझते नहीं है इंसान की जान की कीमत 45 लाख। कोई नहीं कहता कि जान की कीमत 45 लाख। एक मिनट अबू आजमी साहब, ये एक सेकंड ये कोई नहीं कहता। अबू आजमी साहब, ये भी है कि इंसान की जान की कीमत 45 लाख हो, यानी सुन लीजिए, मुसलमान के जान की कीमत 45 लाख थी। अगर कोई हिंदू मरता है तो 5 से 10 लाख में बहुत मशक्कत करने पड़ते हैं। मैं बता देता हूं, इसका प्रमाण मैं दे देता हूं। एक मिनट इसका प्रमाण मैं दे देता हूं। मैं इसका प्रमाण दे देता हूं। मैं इसका प्रमाण दे देता हूं। आप मत बोलिए, आपको इससे अपनी कंस्टिट्यूएंसी मैं प्रमाण दे देता हूं इसका। मैं इसका प्रमाण दे देता हूं। एक मिनट मरा था 30 से 40 लाख रुपए। नहीं अबू आजमी साहब एक मिनट सुन लीजिए सवाल। एक मिनट उसके बाद ऑडियंस के पास जाऊंगा। अबू आजमी साहब एक छोटा सा जवाब दीजिए। ऐसी पिछले 4 सालों में कई हत्याएं हुई है, ब्रूटली किल्ड जिसको कहते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम की हत्या हुई? ये आरोप है, मैं इसलिए बोल रहा हूं जी। तो उसमें एक तुष्टीकरण की बात आई, एक वोट बैंक की बात आई, तो आपने फ्लैट देने की बात की, मकान देने की बात की, उनके परिवार को दिल्ली भी बुलाया गया, मिलना भी चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर जान वहां गई, चाहे जान कहीं और जाए, बनारस में, गोरखपुर में जाए, जान है। जान की कीमत हिंदू और मुसलमान होने के नाते क्यों कम या ज्यादा हो, सेंसेक्स क्यों बढ़े, ये सवाल उठता है। छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आता हूं। अबू आदमी साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां जैसी सिचुएशन दिखी गई है वहां उसको दिया गया। मुसलमान कमजोर है, मुसलमान दबाया जा रहा है, और इसलिए उसको देखते हुए जहां जहां जैसी जरूरत पड़ी दी गई। और आज जब मुसलमान को दिया जा रहा है तो एक मुसलमान ही कह रहा है कि उसके साथ जो है नाइंसाफी हुई है। कम से कम आप तारीफ तो कर दो एक बार। मैं आपको जवाब लेके आता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी इंसान की जान की कीमत आप नहीं लगा सकते। अगर किसी या यादव परिवार के लोगों की जान चले जाएगी और मैं कहूँ ठीक है 45 लाख ले लिया, खामोश हो जाओ। मुजफ्फरनगर के 50,000 मुसलमान बेघर हो गए, आपके बार बार समझ गए थे हमने 8 लाख रुपए दे दिए। तो क्या करेंगे? आज आपका काम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि किसी की जान ना जाए। आप कभी आपकी आज बिजनौर में, सुनिए, आज बिजनौर में 3 लोगों को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। 80 साल से राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ बाहर रह के चिल्ला सकते हैं आप। एक छोटा छोटा जवाब ऑडियंस के पास जाऊंगा। नहीं है, छोटा संक्षिप्त, 1 मिनट संक्षिप्त। इसमें एक डिप्टी एसपी की हत्या हुई थी, जियाउल हक एक हत्या हुई थी, और कभी भी अधिकारी की कोई जाति, बिरादरी और धर्म नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें गए, स्पेशल प्लेन से वहाँ गए, 50 लाख रुपया की मदद भी करके आए। बहुत अच्छी बात है, उसकी हत्या हुई 50 लाख की। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि किसी डिप्टी एसपी की हत्या हुई और वहाँ मदद की, 50 लाख की मदद की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के 15 दिन बाद मेरठ में एक जेलर की हत्या होती है, और बाय द वे उसी दिन मुख्यमंत्री जी मेरठ में होते हैं। वहां लोग जाम लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जी 1 मिनट के लिए यहां आ जाएं। मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गए और मदद के नाम पे उसे 20 लाख रुपया दिया गया। तो ये हिंदू मुस्लिम में भी बंटवारा अगर सरकार करती है तो क्यों करती है इस तरीके से? हत्या पे भी किसी का क्यों इस तरीके की राजनीति करती है? जवाब दीजिएगा उसके बाद। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। मुलायम सिंह यादव और ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। अच्छे हिंदू ये नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। संगीत ऑन रिकॉर्ड चीज है, और सामने बैठा हुआ कोई आदमी ना बोले ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। 1 मिनट संगीत सोम, उनको जवाब देने दीजिए। हालांकि आपने जो कागज जवाब देने वाले लोग यहाँ बैठे, हालांकि आपने जो कागज ले रखा होगा सिर्फ मुस्लिम के बारे में होगा, उसमें हिंदू बेचारा कहां दर्द होगा। आप बताइए तहसील उस जेलर की हत्या पे, उस जेलर की हत्या में कितने पैसे मिले? संगीत सोम, जेलर की हत्या में कितने पैसे मिले आप मुझे बता दीजिए। सुनिए, ये कागज जो है जेलर की हत्या में कितने पैसे मिले? 1 मिनट संगीत सोम 1 मिनट जवाब देना। सुनिए, ये कागज जो है, अभी इन्होंने असदुद्दीन साहब ने इनसे बोला था तो उन्होंने कहा प्रूफ दिखाओ कि मैं कह रहा हूं। तो मेरे पास कागज कहीं से आया हुआ है, इस पे लिखा है अल
हल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज जमीन खरीदने के दिखाते हैं, बेचने के नहीं दिखाएंगे कभी। और पोल्यूशन बोर्ड का ये कभी खरीदने के दिखाएंगे, बेचने के कभी नहीं दिखाएंगे। ये कागज मैं दे चुका हूं, ये मीडिया को जो ये एविडेंस है, ये मैं 6 महीने पहले जो फर्जी कागज आपको दिए गए हैं, अरे जो फर्जी कागज फर्जी लोग आपको दे रहे हैं, सबको फर्जी बोलोगे आप? हाँ बिल्कुल फर्जी कागज है। मैं 6 महीने देखिए यहाँ बैठे हुए लोग बोलेंगे मंच पे बैठे हुए। एक मिनट हाँ आरपीएन सिंह साहब, एक मिनट मैं पूछता हूं कि आप जेलर की हत्या हुई उसमें 20 लाख रुपए दिए गए, ये मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, आपने उसमें 50 दिए, ये बता दीजिए कहां दिए। भाई साहब वहां 50 लाख नहीं दिए, 50 लाख नहीं दिए। सिचुएशन ऐसी आई कि उसकी बीवी को 25 लाख रुपया, उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं, केवल 20 लाख रुपया दिया गया। 25 लाख उसको दिया गया, केवल सुनिए ना, केवल 20 लाख दिया गया। समाजवादी पार्टी कोई मुस्लिम लीग नहीं है, कोई 20 लाख समाजवादी पार्टी समाज के एक मिनट आप रुकिए, संगीत सुनिए। और इसी मंच पर सुनिए अंजुम साहब, इसी मंच पे 2 लोग हैं, इसी मंच पे 2 लोग हैं, देखिए उनको देखिए, वो कह रहे हैं मुसलमानों को कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सब मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। सुनिए क्या राजनीति चल रही है। नहीं, एक मिनट, आरपीएन सिंह के पास आ रहा हूं, एक मिनट। अबू आजमी, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप खुद करें समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन दादरी की बात करते समय आप मुस्लिम लीग की तरफ बात करना चाहते हैं और कहीं और की बात करते समय कुछ और बात करना चाहते हैं। आजम खान जब बोलते हैं तो लगता है मुस्लिम लीग की तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास सेकुलर लोग भी हैं, तो आपके भी कई बार वोट के की चाहत में आपके चेहरे बदलते हैं। मुस्लिम पार्टी 80 साल से बढ़ी नहीं पाई, समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। चलिए एक मिनट आरपीएन सिंह, देखिए 2.5 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुद्दे उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी जब आए थे चुनाव में तो उन्होंने किसानों के मूल समर्थन मूल्य के बारे में बताया था, सब कोई जानता है, 15 लाख मिलेंगे, खाते में जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, विकसित होंगी, फैक्ट्रियां गन्ना की फैक्ट्रियां चलेंगी, गन्ने का पेमेंट मिलेगा, ये सब नहीं हुआ। पर 2.5 साल अभी जैसे संगीत सोम जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास पे चुनाव लड़ेगी, अरे 2 साल तक इनके क्या मुद्दे रहे उत्तर प्रदेश में? घर वापसी, बीफ बैन, तो क्या इसी से उत्तर प्रदेश विकसित होगा? और जहां तक मैं देखता हूं बीफ लेकर इतनी चर्चा होती है, सब चीजों में तो हम हिंदी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। बीफ जब हम बोलते हैं तो आम 80% लोग ये नहीं जानते हैं कि बीफ का मतलब सिर्फ गांव का मांस नहीं होता है। और इस देश में और उत्तर प्रदेश में गौ मांस पर, गौ की हत्या करने पर प्रतिबंध है, मुकदमे हैं, पर बीफ के नाम पर जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, उसको लेकर 2 सालों में हमने क्या देखा है कि कोई सीधे अब हिंदू मुसलमान नहीं बोलता है, अब गाय की बात करता है, घर वापसी की बात करता है, लव जिहाद की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश इसी से विकसित होगा क्या उत्तर प्रदेश इसी से विकसित होगा? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी नाकामियों से ही ये आकर बैठे हैं, वरना कभी बीजेपी बैठ नहीं सकती थी इस देश की गद्दी पर। आपकी नाकामियां जो हुई देश के अंदर, उसकी वजह से आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई उतना। एक मिनट, अगर आपने इंसाफ किया होता है इस देश के अंदर, तो बीजेपी जैसी पार्टी की सरकार नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि 2 सालों में उसने इतना काम किया है, अगर उनकी भाषण सुना जाए तो लगेगा जो चक्का होता है, जो पहिया होता है, ये भी उन्हीं की देन। चलिए एक बार जरा सवाल लेते हैं हम, यहाँ कुछ लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं, हाँ एक मिनट उनको दिया जाए, महिला को पहले, लेडीज फर्स्ट। मेरा और आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, नाम लेकर सवाल कर दूं। यहाँ से जाने के बाद आप जरूर हुकुम सिंह का बयान देख लीजिएगा, गूगल पे ही आप देख लीजिएगा कि उन्होंने जो 350 की लिस्ट जारी की, क्या उन्होंने हिंदुओं की बात की, मुसलमानों की? अभी आप ट्विस्ट कर रहे हैं उस बात को। उन्होंने यही बात की कि हिंदुओं का पलायन हुआ, बीजेपी के दर्जन भर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बयान हुआ कि कैसे कैराना में मुसलमानों के डर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। लेकिन कहानी कुछ और है। आरपीएन सिंह, हम बात को खत्म दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? अगर सच्चाई को बयान भारतीय जनता पार्टी करेगी तो आप वहां है जहां तुष्टिकरण करते हैं, आप तुरंत गलत बयानी की तरफ मोड़ देते हैं। अगर सच्चाई बयान होगी तो आप उसे दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। संगीत सोम भी कर रहे थे। हुकुम सिंह जी की बात नहीं कर, हुकुम सिंह जी ने कहा कि पलायन हुआ और अंत में उन्हीं ने बयान दिया कि पलायन नहीं हुआ। पर उससे भी जो खतरनाक चीज थी, क्या खतरनाक चीज थी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है जिसमें प्रधानमंत्री जी मौजूद होते हैं, जिसमें मौजूद होते हैं प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या होता है और जो डिस्कस होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि कैराना बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर एक बहुत बड़ा सोच करके उत्तर प्रदेश को कैराना जैसे हालात नहीं होगा। क्या यही विकसित होगा उत्तर प्रदेश? तो मैंने कहा डिजाइन उन्होंने किया तो फेल हो गया डिजाइन।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई डिजाइन नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी जहां भी लोगों के साथ अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी होती है। छोटा सा सवाल, कैराना में आपने जो बयान दिया, हुकुम सिंह ने जो बयान दिया, 350 परिवारों के पलायन की बात की गई, जिस ढंग से 3 दिन तक बीजेपी नेताओं की तरफ से राजनीति करके ये साबित करने की कोशिश की गई, वो 3 दिन बाद गलत साबित हुआ। ये तो आप मानेंगे कि गलत हुआ वहां? बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ। वहां से लोगों ने पलायन किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे मजबूती से उठाया। देखिए कितना बेहतर होता, बीजेपी के लोग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं। हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाते 2.5 साल में? आप 1200 किलोमीटर लगते हैं वेस्टर्न यूपी से इलाहाबाद जाने के लिए। आप कैराना की बात करते हो, झूठ साबित हो गई। 5 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, आप उसकी बात नहीं करते। कैराना की बात करेंगे, बीफ की बात करेंगे, ना आप तालीम की बात करेंगे, ना आप सिक्योरिटी की बात करेंगे। याद रखिए, आप अगर इस तरह की बात करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी ये समझ रही कि आपके डराने पर हम उनके गोद में जाके बैठेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अब कोई किसी डरने वाला नहीं है, खत्म हो गया किस्सा। समाजवादी का एक मिनट, कार्यक्रम खत्म करने से पहले एक बात बता दूं कि इन्होंने कहा, ओवैसी साहब ने, मुसलमानों को डराने की कोशिश आप करेंगे, मुसलमान नहीं डरेंगे। तो मुसलमानों को डराने के लिए सिर्फ बीजेपी की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को डराने के लिए ओवैसी साहब भी यूपी आ रहे हैं और ये भी यही कहेंगे यूपी में, डराने के लिए ये भी उत्तर प्रदेश में यही कहेंगे, उनका हक दिलाने के लिए आ रहा हूं। मुसलमान ये दोनों हक छीन चुके हैं, उनका हक दिलाने के लिए आ रहा हूं, डराने के लिए मुसलमान डराने के लिए। हम सिर्फ अल्लाह से डरते, ना समाजवादी से डरते, ना बीजेपी से डरते। मुसलमान देखिए, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम अपने आप में सुरक्षित है। ओवैसी साहब हैदराबाद में सुरक्षित रखे, यहाँ ओवैसी साहब मुसलमान कितने, यहाँ का मुसलमान एक मिनट खत्म कर रहा हूँ, मुसलमान एक मिनट, मुसलमान उत्तर प्रदेश में कितने डरे हैं ये मुस्लिम मतदाता जानते होंगे, लेकिन यहां बैठे नेता चाहते हैं कि वो डरें, क्योंकि चुनाव का मौसम है। 4 महीने के बाद जो चुनाव के में वोटिंग होगी उसमें बहुत मायने रखेगा कि मुसलमान कितना डरा हुआ है और हिंदू का हिंदुत्व, हिंदू का स्वाभिमान कितना जगा हुआ है, जिसके चैंपियन संगीत सोम, साक्षी महाराज यहां आ चुके हैं, गोरखपुर में बैठे हैं योगी साहब, और ऐसे बहुत सारे नेता, साधु, संत, ये सब अब 4-5 महीने में आपको दिखेंगे। इनके तमाम तरह के बयान देखेंगे और दिल्ली से कई बार ऐसा बयान आएगा कि ये नेता अपनी जुबान चलाते वक्त संयम रखें। 5 दिन बाद उन्हीं नेताओं के फिर बयान अलग जुबान में आएगा। नतीजा देखिए चुनाव में क्या होता है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।